अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। वैसे तो मुल्क भर में इस वक्त हर शहर में, हर सूबे में मानसून की बारिशें जारी हैं, लेकिन कराची में इसके स्पेल ने तबाही मचा रखी है और अफसोस के साथ कि अब तक 14 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक हो चुकी है। ऐसे में करंट लगने के वाक़यात, नदी नालों में गिरने समेत छतें गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं। लेकिन इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखकर अगर हम बात करें तो इस मौजूदा हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र क्या शहर में एमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए, इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। दूसरा ये कि हम कहते आए हैं कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं और इस पर गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे पैनल ने मुतफ़िक़ा राय दी कि हाँ, कोरोना का ख़तरा अभी भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से वफाक हो, पंजाब हो, सिंध गवर्नमेंट हो, इस समेत तमाम पब्लिक मकामात और कारोबारी सरगर्मियों को खोले जाने के फैसले तवातुर से सामने आ रहे हैं, जिस तरह कि आज सिंध ने भी फैसले किए हैं। लेकिन क्या ये भी हमें ज़हन नशीन रखना होगा कि इस वबा की दूसरी लहर पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकती है? और सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक चलाएंगे, जिसका पहला सियासी पावर शो वो 7 सितंबर को पेशावर से करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। NBC थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जहाँ पे मुसलसल आज तीसरा रोज़ है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बायस हमने मुख्तलिफ शहरों में और उसके कई इलाकों में देखा है कि शहरियों को किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो बिजली की फराहमी 20-20 घंटे नहीं हो पा रही है, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हादसात हैं उसमें कम से कम जो अब तक का फिगर सामने आए हैं 14 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नासिर चौथाई साहब, कराची का मामला से पहले आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा इस वक्त जो 12 अफराद हैं उनकी हलाकत करंट लगने के वाक़यात से हुई और जो 2 हलाकतें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि एक जगह छत गिरने का वाक़या पेश आया, जबकि एक जगह 6 साल जो बच्चा था वो नदी में जा गिरा। आप समझते हैं कि सूरत हाल अगर हम शहर की देखें तो वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए? ये बहुत स्वीपिंग रिमार्क्स हैं। इमरजेंसी ना, कौन सी इमरजेंसी? माली इमरजेंसी, हंगामी इमरजेंसी, अमन व अमान की इमरजेंसी। मैं तो ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ पंजाब के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, इंटीरियर सिंध के बारे में। अगर आप ये देखें कि सूरत हाल, कराची तो बहुत लगा, कराची में जो करंट लगे हैं लोगों को, वो नाक़िस जो वो है फिटिंग के की, उसकी वजह से लगे हैं। पोल्स जो सड़कों उस पर रोड्स पे खड़े हुए हैं उसकी वजह से लगे हुए हैं, और जो तार नीचे गिरे हुए हैं उसकी वजह से लगे हुए हैं। कई तो कह रही है हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके, और कहते हैं हमें अफसोस तो हो गया लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो वो जिम्मेदार किसी चीज़ के नहीं है। वो तो मैंने पहले भी कहता, माफिया है बहुत बड़ी और बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है वो, बहुत बड़ा। और मुजम्मिल ने जो कहा था कि मुकमुका है, वो लगता है कि मुकमुका बहुत ठीक ठाक है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ वो है कि आप सैलाब से बच के रहें। सैलाब आना शुरू हो गया है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सड़कें टूट रही हैं। मकरान हाईवे हमारी जो एक लाइफ लाइन है वो जगह जगह टूट गई है और उसके नीचे से मिट्टी निकल के बह गई है और वहाँ ट्रक और गाड़ियाँ और सब खड़े हुए हैं। दादू में हमारा एक डैम है, न्यू गैस डैम, वो ओवरफ्लो हो गया है। 12 देहात ज़ेर आब आ गए और वहाँ रास्ते नहीं जाने का, सड़कें भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो फ़ौज की जो नफरी है वो मोटर बोट्स के ज़रिए रवाना की गई है रेस्क्यू के लिए। अब 12 देहात की आबादी अच्छी खासी होती है। अच्छा, वो डैम ओवरफ्लो होने के बाद क्या है, इतना पानी आया है। और एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि कराची के करीब हब का इलाका है हमारा, वहाँ जो हब डैम है वो कई बरस के बाद भरने वाला है। इसका मतलब है वहाँ से जो पानी है कराची को पीने का वो 2022 तक मिलता रहेगा और महफूज डैम है वो। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त ओवरऑल NDA में को एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये वही सैलाब है जो हर साल आता है और हम कहते हैं फॉलो द फ्लड, अपने रिपोर्टर्स से हम कहते हैं
फॉलो द फ्लड, जहाँ जहाँ फ्लड जा रहा है उसको वहाँ तक जाओ। और इस फ्लड में अब बड़ा नुकसान होता है, इस फ्लड में ओवरऑल GDP का नुकसान होता है, अवामी जानें जाती हैं, इलाके तबाह हो जाते हैं, सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, अभी आपने बात की ना NDMA को चाहिए कि फॉर कोई स्ट्रेटेजी बना ले, तो उस स्ट्रेटेजी में आप शामिल करते हैं किसी किस्म की इमरजेंसी को? देखिए इमरजेंसी है, अच्छा, बकायदा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा और डिक्लेयर करें। इमरजेंसी का मतलब मैं नहीं समझ पाया क्या इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, राइट, शहरों को बचाया जाए, ये इमरजेंसी लगा दें, इसको भी इस्तेमाल कर लें, और भी कोई तरीक़ेकार वो भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त दादू में काम हो रहा है। लोगों की ज़िंदगी बचाना, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मोना, इमरजेंसी जैसा कि NBC ने पहले फरमाया, हंगामी इमरजेंसी, सेहत इमरजेंसी, मौशी इमरजेंसी, कराची की सूरत हाल जैसी है, मतलब हर तरीके से हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। आप समझते हैं कि कराची में इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए? अच्छा सरियाद, मेरा ख्याल है जहाँ तक इमरजेंसी का ताल्लुक है, बाकी ये बात सही है कि एक तरह से इमरजेंसी की ही सिचुएशन है, जिस वजह से NDMA को बाकायदा कहा गया कि आप वहाँ जाएं और आप चीज़ों को देखें और रिलीफ ऑपरेशन वगैरह को फोर्सी करें। फिर नदी नालों की जो सफाई हुई है वो एक अच्छा काम हुआ है। NDMA ने वहाँ जाकर बहुत बतदरीज अच्छा बेहतर काम किया है। नदी नालों की सफाई के हवाले से FWO ने भी उनका साथ दिया इस मामले पे, तो इसमें तो खैर कोई वो दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने रिलीफ ऑपरेशन को संभाला है। दो तीन बातें हैं। एक तो सैलाब के हवाले से जो सिचुएशन कराची में है, वो बात सही है कि उसका खदशा मुल्क भर में नजर आ रहा है, और बलूचिस्तान से जहाँ तक मेरी इत्तला है 3 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि इसी किस्म का एक सख्त तरीन मानसून का स्पेल अब बलूचिस्तान में भी जारी है। और वहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत से और मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, तो वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन इस तरह की आती है तो अल्लाह माफ़ करे कि क्या उसका सूरत हाल उसकी होगी, मैं सोचने से कासिर हूँ इस वक्त। लेकिन बस अल्लाह खैर करे वहाँ पर भी। कराची के हवाले से देखिए काफ़ी सारी बातें, एक तो पॉलिटिकल इस पे बड़ी एक बातचीत होती है। कराची की जब हम बात करते हैं, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि डायनामिक्स हैं और सियासी तौर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प बॉल गेम है। ज़्यादातर जो वफाक की सतह पर जो मैंडेट मिला है वो PTI को मिला है। सबसे अक्सर और बेशतर जो MNAs इलेक्ट हुए हैं कराची से वो PTI के हुए हैं। फिर जो सिंध हुकूमत है जो कि 18वीं तरमीम के तहत जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो पीपल्स पार्टी की है, और ऐसे में बल्दियाती हुकूमत जो बल्दियाती इंतखाबात 2015 में हुए थे उसके वो मैंडेट NQM के पास है, और NQM LI भी हैं, तो इत्तेहादी भी हैं PTI के वफाक में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बॉल गेम बन जाता है। इसमें सियासी बयानबाजी की एक तो बहुत सारी गुंजाइश निकल आती है, फिर उसमें ये भी इससे भी कोई इनकार नहीं है कि सिंध की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको बरसा बरस गुजर चुके हैं, तो उनसे तवक्कुआत कई गुना ज़्यादा है। जैसे इसकी मिसाल इस तरह से ली जाए कि अगर जैसे जब चौधरी परवेज इलाही थे पंजाब में, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर काम किया था। फिर उसके बाद 2 मुसलसल टेन्योर्स जनाब शहबाज शरीफ से रहे थे। उस वक्त भी जो मेट्रोपॉलिटन शहर था पंजाब का यानी कि लाहौर, उसके हालात बहुत मुख्तलिफ और बहुत बेहतर थे बनिस्बत कराची के। तो इस वजह से ये जो मवाजना है ये बहुत शुरू दिन से चला आ रहा है और अभी तक ये चला आ रहा है। फिर भी मुझे खुशी हुई है देख के कि जब से ये NDMA वगैरह आए हैं उसके बाद से मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हुआ है। चीफ मिनिस्टर सिंध भी निकले हुए हैं, उनके तमाम जो सूबाई वुज़रा हैं उनकी कैबिनेट वो भी तमाम निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं, देख रहे हैं, खुद फोर्सी कर रहे हैं सिचुएशन। उस पर भी हत्ता ये कि एक सियासी पहलू पे ये तनकीद हो रही है एक तरफ कि जी वो इसलिए निकले हैं क्योंकि NDMA आ गए हैं और फौज को भी बाकायदा बुलाया गया है मदद के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा अपना पॉलिटिकल ग्राउंड सेटल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वी मस्ट गिव इट टू द सिंध गवर्नमेंट कि चले देर से ही सही आए, कम से कम निकले, इस बात को एक्नॉलेज तो करें कि अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं। मतलब आप ही कह रही है कि इटसेल्फ जो एक सिचुएशन है वो एक इमरजेंसी की ही सिचुएशन है, बजाय इसके कि हम कोई इमरजेंसी जाकर डिक्लेयर करें, सूरत हाल वैसी ही है। इट इज एन इमरजेंसी। देखिए दरियाब, जब फौज को आपने बुला लिया है, NDMA को बुला लिया, इस किस्म की सूरत हाल, आर्मी जो आई है ना, आर्मी आई है, नेशनल डिजास्टर एक्ट है, वो इमरजेंसी है, तो ठीक है। यस, तो इमरजेंसी की सिचुएशन तो है, और बस ये खदशा जरूर है कि इस तरह की सिचुएशन पूरे मुल्क भर में ना डेवलप हो जाए। कराची इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक तो सियासी जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताई है उसकी वजह से, और दूसरी उसकी वजह ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है शहर कायद
वफाक की टैक्सेशन की पूरी किटी में और सिंध की भी तमाम टैक्सेशन की किटी में। तो इस शहर के ऊपर तो ऐसा ध्यान होना चाहिए जैसे पूरे मुल्क में कहीं और ना हो। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, बज़ाहिर तो मामला बेहतर दिखाई दे रहे हैं एनडीएमए की वजह से, और एनडीएमए को टास्क सौंपा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तो अभी आपका जवाब इस पर कि इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक कराची नहीं गए, वो कल लाहौर आए हुए थे। अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझें कि कराची के हालात कोई इमरजेंसी का तकाजा कर रहे हैं और वहाँ कोई हालात ख़राब हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पहली फुर्सत में कराची जाते। कराची में हलाकतें हो रही हैं, कराची की इतनी बुरी हालत है, इतना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। रोज़ हम अपनी माशी हालत का रोते रहते हैं, टैक्सेशन को रोते हैं, ये रोते हैं। तो कम से कम पाकिस्तान की मईशत चलानी है तो कराची को तो चलाना पड़ेगा। कराची डबो के पाकिस्तान की मईशत तो नहीं चल सकती। अब अगर आप सारा मलबा सिंध गवर्नमेंट पर डाल दें, चलें जी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया काम, उन्होंने उनकी कारकर्दगी सबके सामने है कि उन्होंने कराची के साथ सौतेली औलाद वाला सलूक किया है। दही सिंध की सियासी क़यादत ने शहरी सिंध के साथ सौतेली औलाद वाला सलूक किया है, जैसे कि वस्ती पंजाब की क़यादत ने जनूबी पंजाब के साथ सौतेली औलाद वाला सलूक किया है। मुआवजना तो सेम है, लेकिन जनूबी पंजाब तो पाकिस्तान की इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जो शहरी सिंध कर रहा है, जो कराची है। कराची को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? मैं तो हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को एनडीएमए को और फौज को भेजने से पहले खुद वहाँ जाना चाहिए था, सब इदारों को लेके बैठना चाहिए था, फंड्स का रुख कराची की तरफ मोड़ना चाहिए था। भाई ये बगैर पैसे के तो नहीं सड़कें ठीक होंगी, सीवरेज का निज़ाम होगा, पानी निकलेगा, वहाँ का सब कुछ ठीक होगा। इस सब के लिए पैसा चाहिए, पैसे का रुख मोड़ना पड़ेगा कराची की तरफ। प्राइम मिनिस्टर को ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया है, उसमें कराची को डिस्कस करते, उसमें पंजाब को भी कहते कि भाई आप भी कोई शेयर दें, और कोई नहीं बाकी सूबों से भी कहते कि भाई कराची के लिए कोई शेयर दें। कराची के हालात बहुत संगीन है, वह इमरजेंसी है, उसके लिए पैसे चाहिए। हम उसके लिए सारे सूबों से शेयर मांग रहे हैं और उससे लेकर हम कराची को देंगे, वफाक भी कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हम सिंध हुकूमत को कह लेते। लेकिन मुझे तो कोई प्राइम मिनिस्टर के मिजाज में कराची के लिए अर्जेंसी नज़र नहीं आई है। मैंडेट है उनके पास कराची का, ना वो वहाँ की ज़िली हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, ना वो वहाँ की सूबाई हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं। जब तक आपको प्राइम मिनिस्टर का हंगामी दौरा कराची में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं उस वक्त तक ना वो सूबाई हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर ऊपर हवा से तो काम हो नहीं सकता। यही इन्हीं के साथ काम करना है उन्हें। एनडीएमए और फौज से लिमिटेड काम हो सकता है। उस दिन आईएसपीआर ने भी कहा था कि हम वहाँ सिविल इदारों की मदद के लिए जा रहे हैं। उनकी उन्होंने 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। ठीक है, उन्होंने कहा था हम सिविल इदारों की मदद के लिए जा रहे हैं, हम मशीनरी फराहम करेंगे लेकिन अपनी लेबर फराहम नहीं करेंगे। मुजम्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया। को लेकर नहीं चलेंगे, मामला कैसे चल सकता है? ज्यादा कोई इमरजेंसी नहीं मुझे हुकूमत का मिजाज देखते हुए, सब चैन की नींद सो रहे हैं और इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर आप हुकूमत का बिहेवियर देखें, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। ठीक है, आपने तो वफाकी हुकूमत की बात कर ली। जनरल साहब, फिर चाहे वफाक हो या सिंध हो, आप समझते हैं इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरजेंसी नाफिज कर देंगे तो पानी निकल जाएगा। मसला तो पानी का है, पानी बहुत आगे है और इस पानी को निकालने के लिए आपको लीक भी वहां पे मुहैया करेंगे और पानी निकालने का जहां कहीं पानी रह जाता है वो उसको निकालने का भी इंतजाम करेंगे। मोटर वगैरह इंजन लगाएंगे, उनसे पानी वगैरह निकाला जाएगा जो अंडर पासेस वगैरह में मौजूद होता है। जब आप इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगानी चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट्स के मातहत हैं, तो उस वक्त एक तो जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं सूबे की, उन सब की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उनको आगे हाजिर कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि दूसरे महकमों में भी आप उनमें टाइमिंग्स बदल सकते हैं, उनके टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं काम के। बाद इलाकों को अगर आप डिजास्टर हिट एरिया डिक्लेयर कर दें तो वहां पे आपको फिर मेडिकल फैसिलिटीज, फील्ड हॉस्पिटल, ये वो चीजें वहां पे ले जानी पड़ती हैं। तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, वो समझ रहे हैं कि ये जरूरत नहीं है और मामला चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो, और फिर उनको इस चीज का गालिबन तजर्बा भी है कि 2-3 दिन के बाद पानी निकल जाता है तो फिर लाइफ तो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और उसका
के लिए उसको नॉर्मलाइज करें, तो वो तो काम चल रहा है। अब चीज ये है कि इसका तो ये इशू रहेगा जब तक कि आप तजावुज़ात हटा के ये नाले इनका वाया नहीं बढ़ाते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बड़ी कम हो चुकी है। लोगों ने किनारों के ऊपर कब्जा करके तो इन नालों को इतना तंग कर दिया हुआ है कि ये अब उस आबादी के अहल नहीं रहे कि वो इतना बड़ा आबादी का जो खराज है पानी का वो लेके जाएं। और फिर आबादी बढ़ गई तो उसकी वजह से आपके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो है ही नहीं, उन इलाकों में बनी नहीं हुए, तो वो बनाने का काम करना होगा। चुनाचे ये एक लंबा इंजीनियरिंग वर्क है, जहां आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क दिया कि कराची की दोबारा मास्टर प्लान को रिव्यू किया जाए। तो असल इशू वहां पे है जिसको टाइम लगेगा, और वो गालबन मेरा ख्याल है एफडब्ल्यू को ये किसी को टाइम काम दे रहे हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये जरूरत है कि आप अपने ऑफिसर से टाइमिंग्स बदल दें, एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को पकड़ के हाजिर कर दें। चंद एक इलाके जो वहां पे हैं उधर जिनमें ज्यादा पानी है, ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां एनडीएमए के लोग लगे हुए हैं काम पे और उनसे काम लेना चाहिए। उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग वर्क है, बल्दियाती नुमाइंदों इदारों का काम है, वो इसको देखें बजाय इसके कि हम इमरजेंसी नाफिज करने के फैसले की तरफ जाएं। सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कराची की सूरत हाल को देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है पॉलिटिकली भी। अगर जितनी बारिश कराची में हुई है, अगर लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर में हो जाए, तो इन शहरों का भी यही हाल हो जाए, तो इस तरह की जो इमरजेंसी है वो तो पूरे मुल्क में नाफिज होनी चाहिए, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क है हर शोबे के अंदर। लेकिन जब कराची की बात आती है तो बिल्कुल पीटीआई की गवर्नमेंट को कराची के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को वहाँ से वोट भी मिला है, और जब उनके शौकत खानम की कोई डोनेशंस होती हैं या कोई और मामलात होते हैं, ये शौकत खानम उन्होंने कराची में बनाना था, तो कराची वाले ने उनका बहुत साथ दिया है। जब हम कराची को पाकिस्तान की शहर कहते हैं और कराची पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, तो उस शहर के ऊपर तो मामलात को बड़े सीरियसली देखना चाहिए। मुजम्मिल साहब ने जिस तरह कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, लाहौर आ सकते हैं, शहरों का दौरा कर सकते हैं, तो भाई कराची क्यों नहीं जाते? वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, वो सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम नहीं है। उन्हें बाकायदा 2-3 दिन के लिए कराची जाना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए। जिस तरह वजीर आला एनसीओसी की मीटिंग्स के लिए या एनडीएमए की मीटिंग्स के लिए इस्लामाबाद आते हैं और उसमें शिरकत करते हैं, तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर भी कराची जा सकते हैं। कराची इतना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का शहर है, उसकी तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि सिंध गवर्नमेंट को वफाक के साथ जो उन्होंने बयानबाजी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और एक झगड़ा शुरू किया हुआ, उसको कम से कम ख़त्म करके अपने सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रावल साहब जो इस्लामाबाद में या कौमी असम्बली में आके इतने बड़े बड़े दावे करते हैं या इल्ज़ाम तराशियाँ वफाकी गवर्नमेंट में करते हैं, तो कम से कम उनको चाहिए कि वो कराची में बैठे और कराची के मसाइल हल करें। केई का बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है ना। एनबीसी ने बिल्कुल सही बताया कि ये सब मुकमका है और ये इनको कराची के मसाइल हल करने हैं। वहाँ पे एमक्यूएम का भी इतना बड़ा स्टेक है। लग रहा है कि वाकई इमरजेंसी की दरखास्त की जरूरत है, होना चाहिए इस तरह की कुछ। जी बिल्कुल, कराची में तो फुल टाइम इमरजेंसी लगनी चाहिए, सिर्फ बारिश के मामला पे नहीं, बाकी भी वहाँ के जितने मामला हैं उनको दुरुस्त करने के लिए। वेरी क्विकली एनबीसी पे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं जनरल साहब की बात पे कुछ अर्ज करना चाहूँगा। बिल्कुल है, एग्रीड ऑन तजावजात, और साथ साथ एक प्रपोजल ये है कि कोई एमएनए हो या एमपी हो, अगर वो तजावजात को तोड़ने के रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उस पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं मिसाल नहीं दूंगा आपको, मेरे पास 4 मिसालें हैं कि लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। लोग 4000 से ज़्यादा तजावजात हैं नालों के ऊपर, और उनमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं। जनरल साहब बता रहे थे कि इस पर, और हमारी जो गुफ्तगू हुई है गुज़िश्ता दिनों, उसमें बताया गया 3 साल लगेंगे इसके में, इस काम में 3 साल लगेंगे। इतना बड़ा नेटवर्क है ये। तो ये तो नालों का है, फिर कराची शहर में जो नेटवर्क है तजावजात का, चाइना कटिंग का, इन लोगों को पकड़ा जाए यार, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हमने कहा कि कराची का मसला ऐसा है कि बहस जितनी हो जाए उतनी कम है। सोहरवर्दी साहब ने भी हाथ खड़ा किया है। शॉर्ट कमेंट सोहरवर्दी साहब, मुझे वाकई एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये नालों से तजावजात हटाना कोई इतना जो है ना मुश्किल काम नहीं है। हमने लाहौर में शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये
बहुत लाहौर शहर के सेंटर में शमा सनमे के साथ नाला था, उसके ऊपर घर बने हुए थे, तजावजात थी, गिरते देखी हैं और उस नाले को चौड़ा होते, उसकी साइडें पक्के होते, उसको ढांपते हुए, ये सारा काम हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सिविल गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसको बना लिया। विल ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, और जो मुझे नजर आ रहा है, मैं जो पहले भी बात की है, एनबीसी उसको नहीं मानते हैं कि वो सौतेली औलाद वाला सलूक है कराची के साथ। वो आप हमेशा कहते हैं कि कराची के साथ वाकई सौतेली औलाद वाला जाते हैं। आप ही के पॉइंट के साथ मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। वैसे इसमें मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होते ही जो पाबंदियां थी लॉकडाउन की सूरत में, वो ख़त्म हो गई हैं और मामूलात ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, जिसके बाद SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर हम अपने इर्द गिर्द की ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे और हाथों पर उन्होंने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं। लेकिन इस सब के बाद अगर हम लॉकडाउन के खात्मे की तरफ जाते भी हैं तो क्या इस बात का दराक है कि कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा अभी बाकी है? NBC, आपको लगता है कि अगर हम रिकवरी की तरफ जरा बड़े बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं, फिर भी इस बात के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि एक दूसरी स्पाइक आ सकती है, दूसरी जो स्पेल है इसका कोरोना का वो आ सकता है, खदशा है इस चीज का? देखिए, जहां से शुरू हुआ मैं वहां से बात करता हूं आपसे। वुहान में शुरू हुआ था, वुहान 0 पे चला गया और वुहान में जश्न मनाया गया, स्कूल में जश्न हुआ, रक्स हुए, डांस हुए। फिर उसने वहाँ स्ट्राइक बैक किया, उन्होंने पूरे शहर को दोबारा टेस्ट किया और दोबारा टेस्ट 1 हफ्ते में किया उन्होंने पूरे शहर को। उन्होंने 500 मरीज़ निकाले वहाँ से, टोटल 500, और 500 को उन्होंने अलग थलग कर दिया। ऐसे कई जगह पर हुआ है, स्पेन में हुआ है, अमेरिका का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, 4थी 5वीं लहर आई है वहाँ पर, वहाँ तो बहुत बुरी सूरत हाल है। बरतानिया डर रहा है इस वक्त, इटली इस वक्त डर रहा है दोबारा, हिंदुस्तान में दूसरी लहर आ चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने काबू पा लिया, आप ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा कंट्रोल में आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अगर आप 1 हफ्ते की फिगर्स देखें, बकरीद पे बहुत कम लोग बीमार हुए, उसके बाद कुछ लोग बीमार हुए, उसके बाद कुछ ज़्यादा बीमार हुए। अपनी आज की रिपोर्ट देख लें आप, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ज़्यादा बीमार हुए, ज़्यादा मरीज़ निकले हैं। तो अभी तो बकरीद चल रही है, उसका गोश्त वो चल रहा है, लोग टिक्के शिक्के बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आशूरा आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, जो कल बात हुई थी, 14 अगस्त आ रहा है, फिर आशूरा आ रहा है, फिर रबीउल अव्वल आ रहा है। तो ये बैक टू बैक वो तकरीबात हैं, वो मौके हैं जहाँ 10-10 रोज़ के जुलूस निकलते हैं, 2-2, 3-3 रोज़ के जुलूस निकलते हैं। तो आपने ख़त्म कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको कि आपको यकीन हो गया कि दोबारा नहीं आएगा ये। लेकिन आप मुझसे अब ये ना कहें कि SOP पर अमल करो, क्योंकि आपने SOP पर अमल कराने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। लोगों को यकीन दिला दिया है कि यू आर सेफ़, कोरोना को हमने भगा दिया, और भगाया किस तरह हमें खुद नहीं पता किस तरह भगाया। BCG से भागा वो, हमारे एज ग्रुप से भागा, हमारे यंग एज से भागा, किससे भागा ये हमें पता नहीं, लेकिन भाग गया, चला गया, दफ़ा हो गया यहाँ से। मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, दुनिया के तजर्बात से सीखें। हम दुनिया के तजर्बात से जब सीखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, वो लर्निंग देख लें, अगर उसको आपको सही लगती है तो फिर आप उसको कबूल भी कर लें, वरना छोड़ दें, आवाम को भी छोड़ दें। हम ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर मौजूद हैं। हर्ड इम्यूनिटी जब 5% की जान ले लेगी तो ख़त्म हो जाएगी। जनरल साहब, कल जब हमने सवाल किया कि क्या कोरोना का खतरा टल गया, तो उस वक्त केसेस की तादाद 24 घंटों में 782 थी। आज जब हम बात करें तो ये 842 है। दूसरी लहर का खदशा है? बिल्कुल, ये तो पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ईद उल अज़हा और उसके साथ साथ ये जो 5 अगस्त के हमने रैलीज वगैरह निकाली, इसका इफेक्ट आपको को 2-1 हफ्ते के बाद नजर आएगा, और वो तकरीबन 8-10 दिन लगेंगे, और फिर आप देखेंगे अभी तो थोड़ा बहुत ही बड़ा है, हो सकता है कि काफी ज्यादा लोग इससे इफेक्टेड नजर आए। अब चीज ये है कि बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, आपने टूरिज्म भी खोल दिया, होटल, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, ये वो सब खुल गया, तो इज्तिमा तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SOP को इन्फोर्स करने का कोई सिस्टम मुझे कम से कम नजर नहीं आया, और लोग खुद ब खुद उतनी एहतियात कर नहीं रहे जितनी उनको करनी चाहिए।
ये यहाँ नहीं, बल्कि जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहाँ अवेयरनेस निस्बतन बहुत ज्यादा है, वहाँ भी लोग ये नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ तो मास्क के खिलाफ जुलूस निकाले जाते हैं। मर भी रहे लोग, लेकिन उसके बावजूद ये भी जुलूस निकाले जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है कि जनाब मास्क क्यों पहनाया जा रहा है। तो ये तो हालत होगी, लोग तंग आ चुके उस चीज से, तो ये बढ़ने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। क्वाइट पॉसिबल कि कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट को फिर कोई पाबंदियां लगानी पड़ जाएं। अगर ज्यादा एक कम पड़ा तो फिर हो सकता है कुछ पाबंदियां लगानी पड़ जाएं, क्योंकि ये जो आगे मजहबी त्यौहार आ रहे हैं, आशूरा का है और फिर रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का आ जाएगा, ये तो मजहबी तबका आपका वो बड़ी मुश्किल है कि आपकी कोई बात सुने, तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स अब पैदा होंगी। तो लगता यही है कि अगला 1-1.5 महीना आपके लिए खासा आजमाइश का है, खतरे का है, इसमें बढ़ सकता है और गवर्नमेंट को बड़ा इस पे मोहतात रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई पाबंदियां लगाने की पड़ती है तो लगाई जाए। मोना, पाकिस्तान में यौम आज़ादी का जश्न देखने वाला होता है, वैसे तो हर मुल्क में ऐसा ही होता है, कौमें बड़ी जिंदादिली से जश्न मनाती हैं, लेकिन कोरोना के बायस अगर हम बात करें, पहले 14 अगस्त, फिर उसके कुछ ही हफ्तों क्या 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बाद यौम आशूर की मुनासबत से जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी लहर का खदशा है अगर हम देखें? जी जरिया, आप देखें, बिल्कुल सबने सारे दोस्तों ने जो बात अभी तक की है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ये बात है कि दूसरी लहर जहाँ जहाँ पर आई है, और पाकिस्तान में भी, क्योंकि कोरोना इंडिजिनस नहीं था, कहीं पर भी नहीं था वुहान के अलावा, तो पाकिस्तान में भी जो ये आया है ये बाहर से आया है, मतलब बाहर से कोरोना अंदर आया, फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक केसेस थे या डोमेस्टिक उसकी ट्रांसमिशन थी वो ऐसी बढ़ गई कि उसके बार उसके तमाम बार उसने तोड़ दिए। तो ये पहले भी एक चीज़ हो चुकी है, अभी भी क्योंकि आमदोरफ्त जारी है, फ्लाइट्स आ रही हैं, उसी तरह से बॉर्डर्स वगैरह भी खोले गए हैं, बल्कि ये ट्रांजिट ट्रेड वगैरह के मामला जो बंद किए गए थे वो भी खोल दिए गए हैं, और दीगर तमाम जगहों पर ये एक दुनिया भर में एक आलमी ट्रेंड है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि लोग उकता चुके हैं, लोगों में एक रिजेंटमेंट है, और ऐसा कोरोना को देखा जा रहा है जैसे कोई अपना कोई जाती दुश्मन हो, या जैसे कोई आपकी कोई सौतन हो, उस तरह से कोरोना को देखकर उसको परसीव किया जा रहा है जैसे ये आपका कोई जिंदगी में आपका कोई जाती शख्स है और एक विलन है। तो लेकिन ये बात नहीं समझी जा रही कि इसको हराने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप इसके खिलाफ कोई एहतजाज करें या फिर रिजेंटमेंट दिखाएं या फिर आप मास्क उतार कर फेंक कर आप समझें आप बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ यही तरीकेकार है कि आपने सिर्फ अपना बचाव करना है। ये यकीनन एक विलन है, बहुत बड़ा ये हमारी जिंदगियों में विलन बन गया है दुनिया भर में, लेकिन इससे बचाव का ये तरीका नहीं है। आप इसको मार नहीं सकते, फिजिकली आप इसको मार नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी लहर का खदशा यकीनन होगा। यहाँ पर भी यही आलम है कि लोग आवाज़ार हैं, लोग तंग हैं, लोगों में एक रिजेंटमेंट है। हमने देखा था जब बल्कि लॉकडाउन टेम्परेरीली कुछ रोज के लिए पंजाब में लगाया गया था तो किस तरह से सारे लोग सरापा एहतजाज और ट्रेडर सरापा एहतजाज हो गए थे, सख्त तरीन एहतजाज के बायस फिर उसको प्रीमेच्योरली कॉल ऑफ कर दिया था, वरना बुध के रोज उसको कॉल ऑफ करना था लॉकडाउन को, लेकिन उन्होंने ईद के तीसरे रोज ही जो कि मंडे बनता था तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया था। तो अब इस तरह की रिजेंटमेंट है कि गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा कंट्रोल करना भी नहीं चाहती और कर भी नहीं पाएगी अगर उसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खदशा नहीं है, बहुत कड़ी निगरानी रखनी होगी, बहुत सख्त मॉनिटरिंग रखनी होगी। दूसरी लहर का यकीनन खदशा है, दुनिया भर में यही सब हुआ है। पाकिस्तान में भी कुछ वो भी इलाके हैं और कुछ बड़े क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी कहते हैं कि कोरोना तो कभी था ही नहीं और ये तो एक बड़ी साजिश थी बैरून ममालिक से पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर आप क्या किससे उम्मीद करते हैं? सिद्दीकी साहब, लॉकडाउन के खात्मे के ऐलान के बाद अवाम का रद्द-ए-अमल ऐसा है कि जैसे कोरोना से उन्हें आज़ादी मिलने जा रही है। यही आज़ादी दूसरी लहर का खदशा है हमारे लिए? देखिए जरिया, बात यह है कि जो पहली लहर भी आई थी उसके बारे में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा बातें हुई थी और पाकिस्तान में बड़ी तबाही की पेशन गोइयाँ की गई थी। इंपीरियल कॉलेज ने भी कहा था कि जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा जो है केसेस भी आएंगी, अमवात भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो पहली लहर में भी देखें कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाई जितनी की सोची जा रही थी। अगर तो ये इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे लगाया जाता था कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो तफ्तान या दूसरी जगहों से पाकिस्तान में कोरोना लाई थी, तो हमें क्रेडिट उनको ये भी देना चाहिए कि उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी की वो कामयाब रही और पाकिस्तान में कोरोना से वो नुकसान नहीं हुआ जो सोचा जा रहा था। दूसरी लहर आने का बिल्कुल खतरा, आपको पता है कि इस वक्त मैं लंदन में मौजूद हूँ और यहाँ जितनी कोरोना ने तबाही मचाई थी वो शायद पाकिस्तान
में उतनी नहीं मचाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि तमाम रेस्टोरेंट्स खुल गए, सिनेमाज खुल गए, लोग भी यहाँ पे भी SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं कर रहे, सी साइड पे जा रहे हैं, पार्क्स इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि गर्मी की वजह से भरे हुए हैं, लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। गो के मास्क जरूरी है हर स्टोर में जाने के लिए, लेकिन बड़े स्टोर्स के अंदर जाओ तो वहां पे मैंने कई लोगों को देखा कि वो मास्क के बगैर हैं। तो कोरोना से जो है वो अकेले हुकूमतें जो है वो नहीं लड़ सकती, इनके लिए जरूरी है कि अवाम भी जो है वो ताउन करे। पाकिस्तान में मैंने देखा कि काफ़ी हद तक मास्क का जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है। आगे बिल्कुल ख़तरनाक दिन आने वाले हैं, मुहर्रम है, उसके बाद ईद मिलादुन नबी है। लोगों को चाहिए कि वो थोड़े से SOPs पे अमल करें और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो SOPs पे अमल कराए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में दूसरी लहर कोई इतनी खतरनाक आएगी कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, लाखों लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से अब दोबारा इस तरह के मामला मुझे नहीं नजर आते। आने का खदशा मौजूद है, ताहम तबाही के हवाले से जो खदशात हैं वो पहले की निस्बत कम होंगे क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी लोगों में पैदा हो चुकी है। बिल्कुल। सोहरवर्दी साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरी लहर का ख़तरा है। आप हुकूमत को देखें, आप कह रहे हैं अवाम SOPs पर अमल नहीं करते, मैं कह रहा हूँ हुकूमत SOPs पर अमल नहीं करती। आप कहते हैं लोग मास्क नहीं पहनते, मैं कहता हूँ हुक्मरान मास्क नहीं पहनते। मेरा मतलब है जो हुकूमत लोगों को बताएगी, सिखाएगी, जो करके दिखाएगी, लोग वैसे ही करेंगे ना। रिट ऑफ द गवर्नमेंट और किस चीज़ का नाम है? जब मैं कानून पर अमल नहीं करूंगा हुक्मरान होते हुए और मैं किसी बाकी सबको कहूं कि आपने कानून पर अमल करना है, ये कैसे है? ये बुनियादी जो जमहूरी फ़लसफ़ा है जमहूरियत का कि लॉ फॉर ऑल है, जस्टिस फॉर ऑल है, कानून सब के लिए बराबर है, सब कुछ सब के लिए है, उसकी नफ़ी है। 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ कुछ भी कर लें लोगों तक इत्तलात पहुँच जाती हैं। गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि अब पाकिस्तान कोरोना फ्री है, कोई ख़तरा नहीं है, आप अपना कारोबार अपना काम शुरू करें। इस नैरेटिव को लोगों ने बाय कर लिया है और जब बाय कर लिया है तो वो लोग काम करने के लिए निकल आए हैं। जब हम अपने अहम हुकूमती ज़िम्मेदारान को भी बग़ैर मास्क के पब्लिक तकरीबात में देखते हैं, चीज़ों का इफ्तिताह करते हुए देखते हैं, हुकूमती तकरीबात देखते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को पे इल्ज़ाम डालते हैं कि जी लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग बड़े बुरे हैं, जी लोग बहुत बुरे हैं। हमने कौम को पैगाम दिया है वाज़े कि कोई ख़तरे की बात नहीं है, सब अमन सुकून है, कोरोना को शिकस्त हो गई है, कोई दूसरे फेस का ख़तरा नहीं है। मैंने इस पर हुकूमत की इस बात पर यकीन किया है और मेरा फ़र्ज़ है मेरी हुकूमत की इस बात पर यकीन करना, और मैंने हुकूमत की इस बात पर यकीन करते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का काम शुरू कर दिया है और रोज़गार के लिए सब कुछ शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं, म्यूज़ियम खुल गए हैं, पार्क्स खुल रहे हैं, लोग जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे? पार्क में लोग 6-6 फुट के फासले पर बैठेंगे, फिर आप कहेंगे कि रेस्टोरेंट में मैं और मेरी फैमिली खाना खाने जाएंगे और हम सब 6-6 फुट के फासले पर बैठे होंगे आपस में एक टेबल पर खाना खाने के लिए। फिर आप मुझे समझाएंगे कि जब आप बच्चों को म्यूजियम लेके जाएंगे तो 6-6 फुट के फासले पर मौजूद होंगे, आप थिएटर में बैठेंगे 6-6 फुट के फासले पर। क्या बातें आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर दुनिया में सब कुछ खुल रहा है तो पाकिस्तान में भी खुल रहा है, और अगर खुल रहा है तो हुकूमत को ये यकीन है कि इसका कोई खतरा नहीं है। मैं ये कैसे मान लूं कि हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाएगी यहाँ पर आपने सरवरती साहब हुकूमत की बात कर दी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मेरा पॉइंट क्लियर है, आप कहने की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको कोई खदशा है कि दूसरी लहर आएगी? नहीं, मुझे कोई खदशा नहीं है, मैं हुकूमत के साथ हूं, मुझे कोई खदशा नहीं है। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाते नाज़रीन। ब्रेक आते तो बात करते मौलाना फजल रहमान साहब की, जिन्होंने अब ये इरादा बांध दिया है कि उन्होंने खुद से ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गए हैं और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में चूंकि बिल्स की मंजूरी के बाद ये रिएक्शन जो है वो मौलाना साहब का सामने आया, जिसके बाद वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं और इरादा उन्होंने ये बांधा है कि सितंबर में अकेले ही वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस सिलसिले में वो अपना जो पहला सियासी पावर शो है वो पेशावर से करेंगे 7 सितंबर को। तो अब जब मौलाना साहब इस तरह से मायूस और नाराज़ दिखाई दे रहे हैं तो क्या अपोजिशन की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक उनकी नाराज़गी से, उनकी मायूसी से किससे ख़तरे में पड़ गई है? एनबीसी बताइएगा क्या है, लग रहा है आपको ये कहाँ तहरीक का क्या बनेगा? ख़तरे में पड़ गई ये तहरीक?
देखिए, मौलाना साहब के साथ बहुत ज़्यादती हो गई और पीपल्स पार्टी ने भी की और मुस्लिम लीग नून ने भी की। उनको ज़्यादा शिकवा पीपल्स पार्टी से है कि ज़रदारी साहब से मुलाकात करने भी गया था मैं, उनसे बात भी मैंने कर ली थी, सब कुछ हो गया था, फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ। और फिर शहबाज शरीफ साहब से भी है, जिन्होंने FATF के अमेंडमेंट्स पर उनको एतमाद में नहीं लिया। शिकवा यही है ना उनका। तो जब ये बिल मंजूर हो गया सेनेट में, तो उनके पार्लियामानी लीडर ने खड़े होकर कहा कि अपोजिशन ने हमें हमेशा धोखा दिया है, हमेशा धोखे में रखा है और हमारे साथ चीटिंग की है, तो आइंदा हम अपोजिशन की किसी मुश्तरका कार्रवाई में या किसी एहतजाज में हम पार्टी नहीं बनेंगे। तो बड़ा दुखी ले जाता, बहुत रिक्कत आमेज अंदाज था उनका तकरीर करने का। और मुझे दुख हुआ वाकई कि इतना बड़ा धोखा कि आपने तरामी भी नहीं बताई उनको। लेकिन वो बिल पास हो गया और बिल पास होने के बाद उन्होंने वो तकरीर की। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिल पास होने दिया, उसमें कोई झगड़ा नहीं किया और उसके बाद तकरीर की। फिर मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया कि हमारे साथ दगाबाजी हो गई। अब अगर उनको नहीं पता कि सियासत जो आजकल है इस मुल्क में वो दगाबाजी का ही नाम है, तो फिर वो मेरा ख्याल बहुत मासूम है। वो भी लोगों को धोखा देते रहे, उनकी पार्टी ने भी लोगों के साथ तानाकशी इख्तियार की, वो भी किसी ऐसे ताद में स्ट्रांगली नहीं आए जो बनते रहे पिछले ज़माने के अंदर। तो इस पर कोई इनको देखना चाहिए था। मेरा ख्याल है ठीक है कि मौलाना वापस आएंगे। सही, मौलाना के पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मतलब ये एहतजाजी तहरीक कहीं खतरे में नहीं पड़ी, वो उनके साथ स्टार्ट करेंगे। राइट, PMLN के पास एमबीसी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा ख्याल है कुछ दिनों का नाराजगी रहेगी सभी से गुजारिश है कि सितंबर तक शायद बातचीत विद इन 90 सेकंड्स आप सबने मुझे अपने एनालिसिस देने अपने कमेंट के साथ। मुजम्मिल साहब, नहीं देखें, आर्मी एक्ट का मामला भी आप देख लें, उस वक्त भी दोनों बड़ी जमातों ने वोट दिया था और मौलाना ने वोट नहीं दिया था। तो जब ये हमें कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका फैटफ हो, आर्मी एक्ट हो, दूसरे जो अहम कौमी मामलात हैं उन पर राय मौलाना से मुख्तलिफ है और उनका ख्याल है कि उस पर वोट देना जो है वो कौमी मुफाद में और उस पर देना चाहिए जो जमहूरियत की रूह है। मौलाना का ख्याल है कि यह हुकूमत चूँकि नाजायज़ है लिहाजा इसके लिए कोई वोट नहीं देना चाहिए। तो ये डिफरेंस मौलाना का और दोनों बड़ी सियासी जमातों का पहले दिन से मौजूद है। इसके बावजूद आपस में मेल मिलाप और आपस में इकट्ठे बैठना ये जमहूरियत का हुस्न है। अब सब तो इमरान खान नहीं होते कि किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी। इख्तलाफ के बावजूद भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो कहते हैं वी सैट टुगेदर एंड वी एग्री टू डिसएग्री। हम मिलकर बैठे भी और हमने इख्तलाफ करते हुए किसी चीज़ पर मुत्तफिक भी ना हुए। ये आगे भी मिलते रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जहाँ मुमकिन होगा वहाँ आपको मौलाना के धरने में सब पार्टियाँ नज़र भी आईं और नहीं भी नज़र आईं। मतलब आप ये देखें, वो स्टेज पर मौजूद थे, आवाम में मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने कारकुन नहीं बुलाए लेकिन लीडर्स ने जाके सिंबॉलिक दी। बाद में मौलाना ने जब वाइंड अप किया तो उन्होंने किसी से मशवरा किया था, किसी से पूछा था उन्होंने कि मैं अब अपना धरना कॉल ऑफ कर दूं? उनका धरना था, उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया। किसी ने उनसे गिला किया कि भाई आपने इतने बड़े दावे किए थे, आप तो इतनी, मेरा मतलब है बुलंदोबाग दावों के बाद पहुंचे हैं और हम आपके साथ स्टेज पे बैठ गए और आप रातों रात उठकर चौधरियों के घर मुलाकात करके वापस चले गए। किससे मुलाकात हुई? किसी ने पूछा नहीं, वो उनका शो था। हर पार्टी अपने तौर पे आज़ाद है, हमारी देखने का तनाजुर डिफरेंट है, इसको ऐसे मत देखें। ठीक है सिद्दीकी साहब, तो जरिए आप ये देखें कि पहली दफ़ा मौलाना को इस किस्म की अपोजिशन वाली सियासत करनी पड़ी। अदरवाइज तो वो पीपल्स पार्टी दौर में भी हुकूमत में रहते थे, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी थी। क्योंकि ये एक छोटी पार्टी है और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है उनके अपने मफादात हैं। आपको पता है दोनों पार्टियां इस वक्त नैब ज़दा हैं, उनके नैब में बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। दिन में वो ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बयानात हुकूमत के खिलाफ देते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में मीटिंग्स हो रही होती हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे रियायतें मांगी जाती हैं और जब रियायतें मांगी जाती हैं तो कुछ रियायतें दी भी जाती हैं। तो दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनका मसला ये है कि वो मौलाना का साथ नहीं दे सकते क्योंकि मौलाना पे कोई नैब की इस वक्त केसेस नहीं है या उनको कोई इस किस्म के मामलात सामने नहीं है जिसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त परफेक्ट जो है अपोजिशन कर रहे हैं, जबकि बाकी जमातें जो है अपोजिशन तो खेल रही हैं लेकिन अंदर से उनके जो मफादात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्योंकि एक
स्ट्रीट पावर है मौलाना के पास और वो पहले लेके निकले भी थे, लेकिन उनको दगा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ दगा किया, मुस्लिम लीग नून ने दगा किया, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें उनका साथ दें, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि ये दोनों बड़ी पार्टियां उनको साथ देंगी और उनको अकेले ही के बाहर निकलना पड़ेगा, अकेले ही अपोजिशन करनी पड़ेगी और फिर मामलात को देखना पड़ेगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। जी मोना, देखिए बात यह है कि मुझे भी कोई इसमें शुबा नहीं है कि ज्यादती हुई है मौलाना साहब के साथ। जो उनका धरना था वो उन्हीं का धरना था और उस वक्त भी ये ज्यादती की गई थी। उनको कहा गया था कि जी आप जाएं, हम आपके साथ हैं, हम आएंगे, हम लोग भी लेके आएंगे। लेकिन जब उन्होंने सिंध से आगाज किया तो उस तरह से ना पीपल्स पार्टी शामिल हुई, ना मुस्लिम लीग नून उस तरह से आई। जब वो लाहौर और ये पंजाब वगैरह पहुंचे या फिर यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे तो उस वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये बात भी सही है, आर्मी एक्ट में भी जो मौलाना साहब की राय थी, जो उनका वोट था, वो बिल्कुल अलग था ये दो बड़ी जमातों से। और इस दफा जब उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया बिल्स के मामले पे, तो वाज़े तौर पर हत्ता ये कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माफी मांगी उनसे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन उसके बावजूद ये इंप्रेशन बड़ा क्लियर मिल गया कि जी क्योंकि आप लोग तो थोड़े से हैं पार्लियामेंट में, तो ऐसा आप मैटर नहीं करते, इसलिए हमने आपसे पूछने की जहमत नहीं की या हमने गवारा नहीं किया। ये मैं समझती हूँ बड़ा मनफी रवैया था, क्योंकि ये तमाम चीजें इकट्ठा चल रही थी। जो मौलाना साहब का जो धरना था या एहतजाज था वो अकेले वो चला रहे थे और वो पहले ही देख चुके थे कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं उनकी कितनी दिलचस्पी है, बल्कि इन लोगों को रियायत मिल गई, इन लोगों को बहुत सारे कंसेशन उस धरने की वजह से मिले। मौलाना साहब को ऐसा उसमें कोई कुछ भी नहीं मिला, नो लॉस नो गेन की पोजीशन पे वो रहे, स्क्वायर जीरो पे, स्क्वायर वन पे। तो खैर ये वाली एक सिचुएशन उस वक्त हुई थी। मुझे बिल्कुल ये बात लगती है कि इनको फिर भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स के लिए इन दोनों बड़ी जमातों को मौलाना साहब की जरूरत है। और हकीकी मायनों में अगर मैं समझूं कि अपोजिशन के लिए कोई चीज मायने फेज होती है तो वो स्ट्रीट पावर ही होती है। जैसे पीटीआई के लिए थी, उनके लिए बहुत उनकी सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उनकी स्ट्रीट पावर ही थी, जिस वजह से उन्होंने बड़ी सख्त कड़ी अपोजिशन की थी पिछली हुकूमत के खिलाफ। तो खैर अब मौलाना साहब के पास स्ट्रीट जो पावर है वो मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इन दोनों बड़ी जमातों को उनकी इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये सड़कों पर नहीं निकलना चाहते हैं, ये सिर्फ बंद कमरों में और सिर्फ ऐवान तक ही अपोजिशन रखना चाहते हैं। वो भी सिर्फ कहने की या बयानबाजी की हद तक होगी अपोजिशन, बाकी अमली तौर पर कहीं वो बिल्स में या प्रैक्टिकल नहीं होगी, सिर्फ बयानबाजी की हद तक। जनरल साहब, मैं मुख्तसर बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं जरा कमजोर दिल का आदमी हूँ, मौलाना का दुख और तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ जब उनको देखता हूँ किस तरह तड़पते हुए नजर आते हैं वो, माही बेआब की तरह। यही फर्क है उनकी सियासत का और दूसरों की सियासत का, उनमें वो तड़प। आपकी तरफ दोबारा आती हूँ आपका कमेंट देने के लिए। एनबीसी आपको शायद करना चाह रहे हैं, आप तब तक अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये सियासत है, इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। ना हम ये कह सकते हैं कि मौलाना वापस नहीं आएंगे, ना हम ये कह सकते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग जरगा लेकर नहीं जाएंगे पेशावर। जो होगा और ये बस जल्दी हो जाएगा, 7 से पहले पॉइंट आपका आ गया। मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स लेने का टाइम है। जनरल साहब वेरी क्विकली प्लीज। मौलाना को अगर ये समझ लग जाए कि उनसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा जाए, मौलाना बाज आ जाए इस काम। ठीक है, मौलाना साहब से अगर मशवरा भी लेना जरूरी नहीं समझा जा रहा तो मौलाना साहब अब इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक से पीछे हट जाए। जनरल साहब ने ये पॉइंट ऐड किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।